हेलो दोस्त, हाय, वेलकम बैक। और बहुत दिन बाद आज हम लोग रूबरू हो रहे हैं, जिसकी खुशी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आज हमने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज क्यों ना हम आपके साथ में जो Q&A सेशन लेना था मुझे वो ले लिया जाए। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसके रिलेटेड मुझे जवाब देना है, बट जो मुझे लगता है, जो मैंने छांट के निकाले उसमें से कुछ 13-14 क्वेश्चंस कुछ है, तो मैं उन क्वेश्चंस के जवाब देना प्रेफर करूँगा क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और उसके रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि क्या एक्सप्लेनेशंस हम दे रहे हैं और आपके लिए क्या बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये सब जो है मैं आपको जो भी बताऊंगा ये सब आपके बेनिफिट के हिसाब से है और मैं कोशिश करूंगा कि आप ये उन लोगों तक पहुंचाएं जिसे इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है MOH एग्ज़ाम रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोगों ने जो देखा था, जी हाँ, मैंने जब मैं लेक्चर ले रहा था तब मैंने ये बोला था कि MOH का जो क्वेश्चन है या DHA का क्वेश्चन या जो हाथ का क्वेश्चन है, या आप एक ही इसमें से पढ़िए और सब आपका हो जाएगा। ऑफकोर्स जो मैंने लेक्चर लिया है उसके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बट MOH के रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जिसको हम लोग सूटिक्स बोल सकते हैं। सूटिक्स एडेड है उसमें, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एडेड है। अभी जस्ट मेरे एक स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, उन्होंने मुझे बताया कि हमने क्या क्या इसमें कम दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी बच्चे MOH के लिए रेडी हो रहे हैं मैं उनको कहूँगा, या वो अगर चाहें तो आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। मैंने इसके भी नोट्स जमा कर लिए हैं। एक मेरी जो स्टूडेंट थी उन्होंने एग्ज़ाम जस्ट दिया और उन्होंने बताया कि वो कहाँ कहाँ लैग किए। जी हाँ, वो पास नहीं कर पाए, बट उन्होंने हेल्प करने की ये की है कि भाई चलो आप सर आप किसी और को हेल्प कर दीजिएगा जिस तरह से आपने मुझे हेल्प किया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी MOH का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने जा रहे हैं तो उनके लिए जो है जो मैंने जो सिखाया है वो सब तो है ही, बट उसके एडिशनल में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सूटिक्स भी थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बैंक आपको चाहिए तो वो आप मुझसे मांग लीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा रहता है, कितना मिनट दिया रहता है। तो टोटल है 150 क्वेश्चंस दिए होते हैं जिसको हम लोगों को 180 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि टोटल कैलकुलेशंस कितने पूछते हैं। ठीक है, अब टोटल कैलकुलेशंस की अगर बात किया जाए, आपको मैंने पहले ही बोल के रखा है कि एनीथिंग बिटवीन 15 to 25 क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, बट अभी लोग इसमें भी ज़्यादा ये दे रहे हैं कि भाई अब मैं फॉर्मूलाज पढ़ूँ कि क्या करूँ। तो आप ये ध्यान रखिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस के हैं। ठीक है, आपको अगर समझो 1 2 3 क्वेश्चंस अगर समझ लीजिए बाहर से अगर आ रहे हैं, मतलब ये कि फॉर्मूला वाले आ रहे हैं, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो आपको जो क्वेश्चंस है कैलकुलेशंस में आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीपल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो फॉर्मूला वाले हैं जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे कैलकुलेशंस का, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, उससे ऊपर एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़िएगा और बाद में आके उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा कि आपका वो क्वेश्चन के जैसे आगे के क्वेश्चन ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको कैलकुलेशंस में। उसके बाद में आता है आपका न्यू पैटर्न ऑफ DHA। अभी बहुत से स्टूडेंट्स का अभी मुझे जस्ट मैसेज आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट महीने भर से मुझे मैसेज आ रहा है कि सर DHA का पैटर्न चेंज हुआ है क्या, DHA का पैटर्न चेंज हुआ है क्या, कुछ उसमें क्लिनिकल एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो उन सब के लिए एक ही जवाब है, नहीं। पैटर्न जो पहले एक्चुअली जो था ना B.Pharm वालों के लिए, ठीक है, और जो डिप्लोमा वालों के लिए था, पहले ये दोनों पैटर्न सेम थे। ठीक है, बट पैटर्न अभी जस्ट 1 साल पहले ही चेंज हुआ है, अब उसके बाद ऑफिस से चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो जस्ट मैंने भी अभी एग्ज़ाम दिया है, मतलब सितंबर में मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो अभी दिसंबर चल रहा है, तो इन 4 महीने में कोई भी चेंज नहीं आया है अभी तक का। अगर कुछ चेंज अगर आता है तो उसके लिए हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, फिर है आस्किंग फॉर द नोट्स। तो सभी स्टूडेंट्स नोट्स मांग रहे हैं और जितने भी लोगों ने नोट्स मांगा है आई होप मैं उन सब तक पहुंचा दिया हूं ये नोट्स। ठीक है, क्योंकि नोट्स भेजना बड़ी बात नहीं है, वो नोट्स को रिफ़र करके आप वो एग्ज़ाम क्लियर करें वो बड़ी बात है। ठीक है, तो आज मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को मैसेज किया, कॉल किया, पता करने के लिए उनका क्या रिजल्ट्स आया है। तो जिसमें से 8-10 लोगों को मैंने पूछा, जिसमें से 2 लोग का ये नहीं हो पाया, क्लियर नहीं कर पाए, और जिसमें से 8 लोग क्लियर हो गए। तो इनमें वो स्टूडेंट्स भी थे जो पूछ रहे थे कि इसमें पैटर्न चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो जब उनसे मैंने पूछा तो उनका कहना ये था कि एक्चुअली सर जो हमारे जो फ्रेंड लोगों ने दिए थे उनका एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया था। बट जब उन्होंने मेरे नोट्स रेफ़र किए तो उसके थ्रू जब उन्होंने पढ़ाई किया जो, या फिर मैंने जो नोट्स भेजे, एक्चुअली देखिए मैंने कोई ऐसा अलग नोट नहीं भेजे, ये नोट सबके पास ही है मेरे ख्याल से, बट स्टिल अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको भी सेंड कर दूँगा वो मैं, ठीक है। तो उन्होंने वही नोट्स रेफ़र किया और उनको उस तरह से बताया गया और वो मेरे वीडियोज़ देखे रेगुलर बैक टू बैक, तो उनका पेपर भी क्लियर हो गया ईजीली, ठीक है। अब आता है परचेजिंग बुक फॉर द क्वेश्चन बैंक। अब ऑनलाइन बहुत सारी मार्केट चली हुई है फ़िलहाल में कि भाई मैं क्वेश्चन बैंक खरीद लूँ क्या, बाहर क्वेश्चन बुक मिल रही है 1400, 1500, 3500 रुपये में, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यही है कि आप लोग वो बुक रेफ़र करके क्या करेंगे। आप लोग यही करने वाले कि आप वो बुक को देख के आप आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप उस चीज़ के लिए पैसा क्यों दे रहे हो जो फ्री में ऑलरेडी अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है, आप फेसबुक पे जाइए, वहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। आप कोई भी मीडियम पकड़िए या फिर आप जो क्लासेस में पढ़ रहे हैं आप उनको ही अगर बोलेंगे नोट्स देने के, अपना क्वेश्चन बैंक देने के लिए, तो वही क्वेश्चन बैंक काफ़ी है, ठीक है। आप 2000 से 4000 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हैं, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे ही नोट्स में जो है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2000 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी अगर रिफ़र करके जाते तो भी हो जाता है, ठीक है। मे बी देखिए मैं ये नहीं बोलता कि आपको सब क्वेश्चन उसमें से ही आएंगे, ठीक है, बट इतना काफ़ी होता है मेरे ख्याल से। 2000 2,500 क्वेश्चंस पढ़ ले और आप एक बार, जब तक आप श्योर नहीं होते तब तक आप एग्ज़ाम के लिए बैठे नहीं, ठीक है। तो पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाइए उसको लेके, आप एक बार श्योरिटी ले लिए, कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद ही आप जाके पेपर दीजिएगा, फाइन। फिर आता है टोटल प्रोसेस कॉस्ट कि सर एग्ज़ाम का कॉस्ट कितना आ रहा है, कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है। तो देखिए ऐसा है कि मैंने बहुत से स्टूडेंट से सुना है इस बारे में कि बहुत सारे क्लासेस वाले लोग बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसी भी क्लासेस का नाम नहीं लेना, ना कुछ ये करना है, बस मेरे को आपको ये आगाह करना है कि जो लोग 1.5 लाख रुपये मांग रहे, 1,20,000 मांग रहे, 1 लाख रुपया मांग रहे, आप पहले और 4-5 क्लासेस में पता करें कि भाई क्या प्रोसीजर है, कितना लगने वाला है, वगैरह वगैरह, ठीक है। और उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़े। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जो खर्चा आएगा सब कुछ लेके, ठीक है, सब कुछ लेके, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की बात करें या आप अपने जो सर को जो प्रोसेसिंग फ़ीस देने वाले उसको बोलो, या एग्ज़ाम फ़ीस बोलो, या डेटा फ्लो का प्रोसीजर बोलो, या उसका फ़ीस बोलो, ये कंप्लीट प्रोसीजर करने का आपको 80,000 रुपीज़ लगता है, ठीक है। कोई भी अगर आपको बोले कि भाई 1 लाख रुपया लग रहा है, 90,000 लग रहा है, 1,20,000 लग रहा है, 1,50,000 लग रहा है, आप कहीं पे भी ना जाएं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, कि मतलब अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल अगर आपको लग रहा है कि जहाँ पे भी आपको 1,20,000 दे रहा है, 1,50,000 दे रहा है, अगर आप दे रहे हैं वहाँ पे, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वहाँ पे मेरे लिए बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। बट मेरे हिसाब से आपको पूरा प्रोसीजर करने में, एग्ज़ाम देने में, या ये सब प्रोसीजर करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम खर्चा आएगा 80,000 रुपीज़। ये इससे ज़्यादा ऊपर आपको एक भी रुपया नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि विच एग्ज़ाम टू बी गिवन, मतलब सर अभी कौन सा एग्ज़ाम दे हम लोग, ठीक है, कि DHA का दे, हाथ का दे, MOH का दे, ठीक है, ओमान का दे, कुवैत का दे। तो ऐसा है कि देखिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओमान का और कुवैत का, कतर का तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना आइडिया है कि आप DHA, MOH या हाथ, इन तीनों में से कौन सा आप एग्ज़ाम दे तो बेहतर है आपके लिए। तो आपके लिए मेरे हिसाब से जो बेहतर एग्ज़ाम है, जो इजीली आप क्लियर कर सकते हैं, वो है DHA का एग्ज़ाम। उसके बाद में जैसे आप DHA का एग्ज़ाम आप क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि देखिए MOH का एग्ज़ाम मुझे पता है थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अगर आपको MOH का एग्ज़ाम देना है दैट मीन्स आपको रेडी होना है सेम लाइक योर सऊदी के लिए आप एग्ज़ाम के लिए जो रेडी होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आपको लेना है तो आप SPLE के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बट अगर आपको इन UAE ही प्रैक्टिस करना है तो मेरे हिसाब से आपके लिए DHA का एग्ज़ाम सबसे बेस्ट रहेगा। ये एग्ज़ाम देने के बाद में, ठीक है, आप क्या करिएगा, आप उसको कन्वर्ट करवा लीजिएगा, ठीक है, DHA टू MOH या DHA टू हाथ, ठीक है। आप ये कन्वर्ट करवा सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या है कि आपका प्रोसेसिंग के लिए मे बी 10 to 15 डेज़ लगते हैं, दैट्स इट, वही एक प्रोसीजर का टाइम रहता है। और प्लस मे बी 15,000 रुपये शायद खर्चा है इंडियन रुपीज़ में। अगर आप यहाँ पे कराते हैं तो मेरे ख्याल से 500 दिरहम या 450 या 500 दिरहम में हो जाता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कंप्लीटली कि आप DHA देके आपको दुबई में ही जॉब के लिए ट्राई करना है, या फिर DHA को MOH में कन्वर्ट करा के आपको MOH साइड में। देखिए मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आप MOH का एग्ज़ाम दे और MOH में आप एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ के लिए आए। क्यों? क्योंकि MOH मतलब आपके पास 5 जगह के ऑप्शंस होते हैं जॉब करने के। क्योंकि अगर आप DHA देते हो दुबई के लिए सिर्फ एलिजिबल हो, हाथ देते हो सिर्फ अबू धाबी के लिए एलिजिबल हो, बट अगर आप MOH देते हो आपके पास 5 जगह है, आप काम कर सकते हो,
ठीक है। तो क्या होता है कि आपका जॉब सर्च करने का एरिया जो है ना बढ़ जाता है, ठीक है। जब आप DHA से MOH या फिर DHA से हाथ जब कन्वर्ट करवाते हैं तो आप दोनों जगह के लिए एलिजिबल होते हैं, दुबई के लिए भी एलिजिबल होते हैं, और आप अगर हाथ करते हो तो अबू धाबी के लिए, और MOH करते तो यहाँ के लिए, अपना शारजा हो गया, उमल कोयम हो गया, रासल खैमा हो गया, फुजैरा हो गया, आप इस जगह पे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोलता कि आप ये MOH का अगर कन्वर्ट करवा के लाए तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहेगी आपके लिए, थोड़ी कम सैलरी रहेगी मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका खर्चा भी उसी तरह से रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, कैसा करना है। उसके बाद आता है कि भाई मैं विदाउट DHA आ जाऊँ क्या यहाँ पे? सर अभी जस्ट मैंने अभी अपना बैचलर्स ख़त्म किया है, अभी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी 3rd ईयर में ही हैं और वो आने का प्लान आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी उन सबसे यही राय है कि आप सबसे पहले तो आप फाइनल ईयर क्लियर कर लीजिए आराम से, और आपको अगर बिना DHA का अगर यहाँ पर आना है तो आप वेट करिए कोई भी कंपनी इसका इंडिया में आने के लिए, क्योंकि वो इंडिया में अगर आते हैं तो आप वहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। और आप वहाँ पे इंटरव्यू इजीली दे के वहाँ पे अगर सिलेक्शन होता है तो आपको क्या कंपनी डायरेक्टली आपको वीज़ा देती है। अगर कंपनी आपको वीज़ा डायरेक्टली देती है तो आपको यहाँ पे आके जॉब सर्च करने की टेंशन नहीं है, क्योंकि क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे, जॉब नहीं रहती है, क्योंकि जब तक आप कोई चेन फार्मेसी में नहीं लगते हैं तब तक आपके पास ऑप्शंस नहीं होता है कि आपको एज अ नॉन DHA को भी रखे, क्योंकि सिंगल फार्मेसीज में बोलो या 10-12 चेन की जो भी फार्मेसीज है वो आपको नहीं हायर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना ही खर्चा निकालती है जितने में वो फार्मेसिस्ट, जो 2 फार्मेसिस्ट रखते हैं उनका ही खर्चा निकालने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। हाँ, बड़ी अगर फार्मेसीज चेन हो गई जैसे कि लाइफ फार्मेसी हो गया, एस्टर फार्मेसी हो गया, बस मेरे ख्याल से यही 2 जन हैं जो लेते हैं एक नॉन DHA वालों को भी, ठीक है। तो आप लोग अगर ये रिस्क लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे आके जॉब सर्च करके वहाँ पे अगर लगना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। बट अगर आप मुझे पूछें तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आपको अगर आना है यहाँ पे बिना DHA की दिए तो आप वहीं पे आप इंटरव्यू दे के आएँ, ठीक है। और इंटरव्यू जब भी आते हैं वहाँ पे तो मैं अपने इंस्टा हैंडल पे तो डाल ही देता हूँ। अब आया है असिस्टेंट फार्मासिस्ट के जॉब के लिए। देखिए प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझ लीजिए असिस्टेंट फार्मासिस्ट का थोड़ा सा कम प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू जो नॉन DHA बंदे लोग हैं। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे ऐसा हो गया है कि लोगों को असिस्टेंट फार्मासिस्ट नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि असिस्टेंट फार्मासिस्ट मतलब उसके ऊपर जो मेन फार्मासिस्ट है, जो स्टोर का जो फार्मासिस्ट होगा उसको भी रहना ज़रूरी है। तो आप ही सोचिए कि एक असिस्टेंट फार्मासिस्ट की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट का जो रहता है एक्चुअली वो डिप्लोमा करने के बाद में आप लोग एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद में आप लोग असिस्टेंट फार्मासिस्ट यहाँ पे काम कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ दूसरी जगह पे अगर देखा जाए तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट का अभी सब जगह पे तो बंद ही हो गया। मे बी अभी दुबई में भी थोड़े दिन में या UAE में भी थोड़े दिन में शायद बंद हो जाए, बट मैं अभी ये नहीं कह रहा कि अभी बंद हो गया है, ठीक है। बट जॉब ढूंढना उतना ही मुश्किल हो गया है, ठीक है, जितना ही एक नॉन DHA वालों के लिए। बट एक प्लस पॉइंट यही है कि आपके पास एक फार्मासिस्ट का है तो जिसको इमरजेंसी में चाहिए तो शायद वो आपको हायर करके रख ले, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका रहने का इंतज़ाम, ठीक है। तो अभी इसमें 2 क्वेश्चन है कि एक रहने का इंतज़ाम और एक है कि भाई टोटल खर्चा कितना आता है। तो मैं ये दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ में ले लेता हूँ। तो ऐसा है कि सबसे पहले तो आप ये सोच के आइए कि आपका टोटल खर्चा कितना रहने वाला है, ठीक है। तो आपका जो टोटल खर्चा रहने वाला है ऑलमोस्ट नियर टू पकड़ के चलिए कि आपका 1 लाख से 1.5 लाख इंडियन करेंसी के हिसाब से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले वीज़ा निकालना है 60 डेज़ का, जो आपको आएगा ऑलमोस्ट 600 दिरहम्स का, मतलब आपको पड़ गया 12 से 14 हज़ार के आसपास पड़ जाएगा वो। तो सबसे पहले तो अब ये हो गया कि आपको 2 महीने का वीज़ा मिले। पहले मिलता था हमको 3 महीने का वीज़ा, बट अब हो गया है 2 महीने का वीज़ा, ठीक है। और अगर पहले क्या था कि आप 3 महीने का विजिट वीज़े पे आ गए और आपको फिर भी जॉब नहीं मिला कुछ में, तो आप वापस से एक्सटेंड करवा लेते विदाउट एग्जिटिंग द कंट्री। बट अब क्या हो गया कि आपको 2 महीने का वीज़ा लेना है, 2 महीने का वीज़ा मिलेगा आपको। और अगर सपोज़ आपका 2 महीने का में आपको जॉब नहीं मिलता है तो अगर आपको एक्सटेंड करवाना है तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इंडिया जाना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजेंट्स हैं जो आपको ओमान में ये करवा देंगे, एग्जिट करवा के आप रिटर्न आ सकते हैं। मे भी वो 200-300 दिरहम का कुछ खर्चा आता है उधर पे। मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता है ये कितना है। अगर आप लोगों को अगर इसमें भी कुछ अगर प्रॉब्लम रहा तो आप मेरे को पूछिएगा, मैं आपको उस चीज़ का जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको एक एग्जिट करना ही पड़ेगा। अदर देन दैट अगर वीज़ा की अगर बात किया जाए तो वीज़ा में ऐसा है कि आपको 2 महीने का खर्चा आएगा, तो 600 दिरहम्स पकड़ के चलिए कि आपका 600 दिरहम्स आपका आएगा खर्चा आपके वीज़ा के लिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप यहाँ पर आने के बाद में आपको पहले सबसे पहले रूम लेना है। तो रूम का रेंट आपको पकड़ के चलिए कि आपको 500 दिरहम पर मंथ लगेगा। तो अगर 2 महीने का रहा
तो लग गया आपका 1000 दिरहम, ठीक है। सो 600 प्लस 1000 दिरहम ये हो गया आपका। उसके बाद में फिर आपका खाने का खर्चा, तो मिनिमम टू मिनिमम पकड़ के चलिए कि आपको 300 से 350 रुपये तक का आपका खर्चा आएगा खाने का। तो अगर 2 महीने का हम लोग पकड़ते तो 700 दिरहम ऐसा पकड़ लेते हैं, ठीक है। दिरहम हम लोग का ऐसा हो गया। उसके बाद में तो 700 दिरहम आपका खाने का हो गया, 1000 दिरहम आपका रहने का हो गया, 600 दिरहम आपका वीज़ा का हो गया। अब ये हो गया आपका सिर्फ इंडिया से यहाँ पर आने का खर्चा, ठीक है। फ्लाइट का जो रहेगा वो अलग रहेगा, अब वो देख लीजिएगा उस टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है उस हिसाब से। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हो, पहुँचते हो, उसके बाद फिर आप जॉब ढूंढना स्टार्ट करते हो। अगर आप सही ढंग से अगर जॉब ढूंढते हैं तो पकड़ के चलिए आप 700 to 800 आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। तो 700-800 दिरहम हम लोग पकड़ दो, हम लोग 700 दिरहम यहाँ पे लिख लिए, एक महीने का 700 दिरहम जाएगा। तो अगर हम लोग सही ढंग से अगर ढूंढेंगे, अगर फर्स्ट मंथ में अगर हम लोग ने सही ढंग से अगर ढूंढ लिया, 700 to 800 दिरहम से अगर चले गया, तो यकीन मानिए आपको जॉब मिल के ही रहेगा, 100% गारंटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया आपका ऊपर खर्चा। उसके बाद में फिर आपको CV बनाना है, यहाँ पे आके आपको सिम लेना है, ठीक है, तो उसका खर्चा अलग रहेगा। अब बहुत सारे लोग जो है इंडिया से ही मतलब CV बना के लाते हैं, बट ड्रॉबैक उसका ये है कि आपके पास जो है इंडिया का नंबर होता है, वहाँ पे आप इंडिया का नंबर डाले होते हैं, ठीक है, ना कि यहाँ का नंबर डाले होते हैं। अगर आपके पास यहाँ का नंबर है या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो आपके लिए यहाँ का नंबर ले सकता है, तो आप उनसे बात करिए और उनको बोलिए कि आप उनके लिए कार्ड ले आपके लिए वो कार्ड लेके रखे, सिम कार्ड लेके रखे, और वो नंबर आपको फॉरवर्ड कर दे। तो जैसे वो आपको फॉरवर्ड करते तो आप उसका ज़ेरॉक्स करके ला सकते हो, तो वो आपके बेनिफिट में रहेगा। अगर सपोज़ आपको नंबर नहीं मिलता कोई भी तरह से, या कोई भी आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है नंबर के लिए, तो आप क्या करेगा, आप वहाँ से CV मत बनाइएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर आना है, फिर आपको नंबर वापस एडिट करना, फिर से आपको CV निकालना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा यहाँ पर आके, बहुत सारे लोगों को, कि इंडिया में CV बना के लाते, फिर यहाँ पे आते, उसको कट करते पेन से, और पेन से अपना नंबर लिखता है। भाई यू आर अ प्रोफेशनल, ठीक है, आप एक प्रोफेशनल हो, आप एक प्रोफेशनल जॉब में जाने वाला, आप ये कट करके अगर साइड में लिखोगे, आप भी बताइए आप खुद एक्सेप्ट करेंगे क्या वो चीज़? नहीं करेंगे, बराबर। तो आप जब बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना ये डालेंगे तो कोई भी आपका CV देखेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटी इस तरह से ना खोए, ठीक है। अब आती है लास्ट बात जॉब सर्च की, कि सर सब कुछ तो हो गया, आप जॉब सर्च करें तो करें कैसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जॉब सर्च करने जब आप आते हैं तो जितनी भी कंपनीज़ का नाम आपने सुना, या कि जितने भी दोस्त लोगों ने बताया आपको कंपनीज़ के नाम, ठीक है, उन सब जगह पे आप सबसे पहले दिन तो आप डाल दीजिए ईमेल, ठीक है। जैसे आप वो डाल देते हैं, सेकेंडली आप क्या करिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। Indeed.com है, आप वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे जाके आप अपना ऑनलाइन ये करना शुरू कर दीजिए। आपके 2-3 दिन जाएंगे ऑनलाइन डालने में, ठीक है। जैसे आपके 2-3 दिन, जैसे आपको लगे कि नहीं भाई अब मैंने सब जगह पे डाल दिया है, तब आप निकलिए वॉक-इन्स के लिए, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वॉक-इन्स करके कुछ मतलब नहीं है, वॉक-इन्स करके कुछ मतलब नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वॉक-इन्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे भले से आपको वॉक-इन्स से जॉब ना मिले, बट वॉक-इन्स करने के बाद में आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा मेल ID किसको भेजना है, कौन इसका HR है, कौन से कंपनी में हम लोग कौन से ईमेल ID पे भेजना चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप लोग आइए और हर रोज़ आके, सबसे पहले अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि भाई कहाँ जाके डालूँ, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए अपने एरिया से। जैसे आपका एरिया ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में क्या करिए, सपोज़ आज आप जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल लाइफ फार्मेसी, ठीक है, लाइफ फार्मेसी के हेड ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप जिस दिन भी आप लाइफ फार्मेसी जाएंगे तो आप ये सोच के चलिएगा कि अगर मैं दूर जा रहा हूँ तो मैक्सिमम मैं दो बड़े चेन्स में डालना है मुझे, ठीक है। तो जब आप 2 चेन्स में डाल देते हो तो क्या करेंगे, आपके उसके एरिया के इर्द गिर्द जितने भी फार्मेसीज़ हैं आप उसमें भी डालने की कोशिश करिए। बहुत सारी बार उन लोग बोलेंगे हम लोग नहीं लेते हैं, या वैकेंसीज फुल हो गई, आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये तो होने ही वाला है, ये तो आपके साथ में हमेशा होने वाला है, ठीक है। बट आपका काम है मेहनत करते रहे, उसके पीछे पड़े रहे। अगर आप वो सही से करते हैं, अगर आपने सही ढंग से ढूंढा और सही जोर लगाया आपका, तो आप मुझसे लिखवा के लीजिए कि आपका जॉब कंफर्म्ड है, फिक्स्ड है, ठीक है, आपका जॉब कहीं नहीं जाने वाला है। गॉट इट। तो ये हो गया आपके जॉब सर्च के ऊपर। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको बताना था। तो आपको इसमें टोटल खर्चा भी समझ में आ गया कि खर्चा वर्चा क्या कितना लगने वाला है, आपका फ़्लाइट्स का टिकट का कितना लगने वाला है, और आपका जो टोटल प्रोसेसिंग है उसका क्या कॉस्ट आने वाला है। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मैंने उन सबको जवाब दे दिया है जो मुझे बार बार क्वेश्चंस कर रहे थे। वैसे तो मैंने उनको जवाब दिया है, बट ये वीडियो उनके लिए भी है जिन्होंने मुझे सवाल नहीं पूछा, बट मन में कहीं ना कहीं ये सवाल घूम रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है या किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछना है अगर आपको, तो आपके पास मेरा नंबर है, और हर वीडियो के नीचे मैंने अपना नंबर दे के रखा है, तो मैं आपकी कंप्लीटली हेल्प करने की कोशिश करूँगा,
ठीक है, तो फिर लेते हैं हम लोग अलविदा इसी के साथ साथ, और देखते हैं आगे हमको किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए। और अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन है कि सर इस चीज़ पे भी वीडियो बना के डालिए, तो हम वो भी डालेंगे। ठीक है, अभी तो हमने वैसे क्वेश्चन बैंक डालना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग वो रिफ़र करिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा उसमें भी कुछ, तो आप हमें पूछिए, हम उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक।